करना था बेटा, वो होमवर्क करना होता है, पढ़ना नहीं होता। चलो जी, किसी की कोई क्वेरी बताओ। कौन से सेक्शन में? सर 43 है। क्या क्वेरी है 43 में? सर थोड़ा सा ना मेरे को ये बी वाला समझ नहीं आया आपका। बी वाला क्या? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन देख लो जरा। आप भी लेंगे? ये तो पुराना है, मेरे रखे इसमें नहीं हटा पाएगा। सेक्शन नहीं हटा, सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। सेक्शन इज देयर। 377 भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, बट सेक्शन इज देयर, है ना। कोई सी इंप्रेशन में तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट लॉ बना रहा है देश में। कोई सी इंप्रेशन गलत फहमी में तो नहीं है। हरिओम, इतने दिन क्या करोगे बेटा? जुडिशरी की कोचिंग ले रहे हो हैं? ट्यूशन ना है। हाँ बताओ, क्वेरी क्या आपकी बताओ ना। क्वेरी क्या है? सर मेरे को थोड़ा समझ ही नहीं आ रहा है। या इलस्ट्रेशन नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? इलस्ट्रेशन नहीं समझ। ठीक है। Illustration B देख लो, section 43. A prosecutes B for adultery with C, A's wife. A ने केस डाला B के खिलाफ, क्या के एडल्ट्री हुई है, और जिसके साथ एडल्ट्री हुई है ये वाइफ है A की। किसने करी एडल्ट्री? B ने। सही, चलो जी। हाँ, B denies that C is A's wife. बी क्या डिफेंस लेगा ना? सी तो भैया ए की वाइफ है नहीं, यही डिफेंस लेगा। चलो, बट द कोर्ट कन्विक्ट्स बी फॉर एडल्ट्री, परंतु फिर भी कोर्ट ने बी को कन्विक्ट कर दिया, यानी जजमेंट ऑर्डर डिक्री आ गई। चलो जी। आफ्टरवर्ड्स सी इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगमी इन मैरिंग बी ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम। अब इसके बाद जो है सी के ऊपर केस चल पड़ा है, क्या? बाइगमी का, के ए की लाइफ टाइम के ड्यूरिंग ही सी ने बी के साथ शादी कर ली। बहुत चालाक है, इसी में अटक गए, इसी में अटक गए। सीधी सिंपल सी बात है, इसने इसकी वाइफ को पकड़ दिया, ठीक है जी, रंगे हाथों। सही है जी, इसके खिलाफ एडल्ट्री पहले होता था, एडल्ट्री का केस डाल दिया, और इसको बाद में देखूंगा। इधर इसमें कन्विक्शन आ गई, साथ में बाइगमी का केस इसके ऊपर लगा दिया कि भाई दूसरी शादी कर रखी इसने, ठीक है जी। अब इस वाली जजमेंट का यूज करेगा। एज लाइफ टाइम, ठीक है। सी सेज दैट शी नेवर वाज एज वाइफ। शी भी डिफेंस लेती है, क्या? कि वो तो एक ही कभी वाइफ थी ही नहीं। द जजमेंट अगेंस्ट बी इज इररिलेवेंट अगेंस्ट सी। बिल्कुल ठीक बात है जी। अब ये क्या करता है? ए जजमेंट देता है, क्या? कि जी बेसिकली देखो जी, एक एफआईआर हुई थी बी के अगेंस्ट में, और बी जो है इसके साथ एडल्ट्री कर रहा था, सी के साथ। सी जो है एक ही वाइफ है। ये तो ऐसा कोर्ट की जजमेंट में आ चुका है, उस कोर्ट की जजमेंट में। सीधा सिंपल सा सेक्शन 43 में इन जनरल बताओ, जजमेंट ऑर्डर और डिक्री बताओ, रेलेवेंट इररिलेवेंट। तो पर से इररिलेवेंट लगाओ। अब कितने रीजन है जब ये रिलेवेंट हो जाएगी? एग्जिस्टेंस में तो है नहीं। पिछली बार कल भी आप यही गलती कर रहे हो। जब एग्जिस्टेंस का डिस्प्यूट हो कि ऐसी कोई जजमेंट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी।
क्या डिस्प्यूट है? नहीं है, तो इसमें नहीं डालेंगे हम। दूसरा क्या था ग्राउंड? कहीं भी रिलेवेंट लग रही है। इससे पहले कितने हमने सेक्शन पढ़े इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, क्या ये पुरानी जजमेंट कहीं पर रिलेवेंट हो सकती है? नो। कहा? चलो किसी सेक्शन में डालो, मुझे पता चले। रिलेवेंट तो किसी सेक्शन के अंदर ही होगी। नहीं डालो, किस में डालो? डालो। क्वेश्चन क्या है इनके बीच में? क्या बाइगमी हुई? अब ये डिफेंस ले रही मैं एक ही वाइफ ही नहीं हूं। सर अंडर सेक्शन 42 में है। 43 पढ़ रहे हैं। नहीं वो तो पढ़ रहे हो जो अपने 42 तक रिलेवेंट है, 43 में इररिलेवेंट लिखा हुआ। 40 में रिलेवेंट, 41 में रिलेवेंट, 42 में रिलेवेंट, 43 में इररिलेवेंट। बताओ कहीं रिलेवेंट कर सकते हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं, कहीं पर भी नहीं। हाँ एक जगह रिलेवेंट कर सकते हैं, एक हाइपोथिकेट करते हैं फैक्ट को। हुआ क्या है जब इसका ये इन दोनों का सच्चा प्यार है, ऐसे नहीं, सी का और बी का, ठीक है जी। अब हुआ क्या जब इसको कन्विक्शन वगैरह होने लगी, बेसिकली कन्विक्शन क्यों हुई? इसने सी ने कबूल कर लिया, कन्फेशन कर दिया। कन्फेशन तो क्या गया, बेसिकली एडमिशन दे दिया कि हाँ जी हमारी शादी हो चुकी है और मैं इससे सच्चा प्यार करती हूँ, ठीक है जी। एडमिशन रिलेवेंट है जी। और इस केस के अंदर तो बाइगमी ऑफेंस है, कन्फेशन हो गया, ये जजमेंट कन्फेशन हो गई, रिलेवेंट अंडर विच सेक्शन? हाँ जी सेम जो मैंने अब सर्कमस्टांस आपको बताया। हाँ जी 21 में क्या है? बताओ फटाफट बताओ, फिर आगे निकलते हैं। एक क्वेरी में 15-20 मिनट लगाओगे क्या? छोटी सी क्वेरी में। एडमिशन कर लिया, कन्फेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी विजेता, आपकी आवाज नहीं आ रही। बताओ जल्दी। बस तो फिर एडमिशन तो है, कन्फेशन कब मानोगे? जब ऑफेंस हो जाएगा। बाइगमी ऑफेंस है ना, आईपीसी में है ऑफेंस। ऑफेंस के केस में किसने किया है, इसी के ऊपर तो चार्ज लगा, एक्यूज यही तो है, तब हो जाएगी ये रिलेवेंट, अदरवाइज नहीं। इस इलस्ट्रेशन में ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं दिया, ये तो हाइपोथेटिकल कर मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज इररिलेवेंट रहेगी। सही बात? ओपिनियन समझ में आ गया? इंटर पार्टी साफ साफ बोलो, क्या इंटर पार्टी? क्या जजमेंट इन रैम और जजमेंट इन पर्सन वर्ड यूज करवाया तो था, जजमेंट इन पर्सन और जजमेंट इन रैम कल भी तो करवाया था। तो फिर क्या पूछ रहे हो? इस वर्ड का मतलब जजमेंट इन रैम का, जजमेंट इन पर्सन किसका? इंटर पार्टी। इंटर पार्टीज मतलब उस केस के अंदर जो पार्टीज है वो इंटर पार्टीज है। केस के अंदर पार्टीज होती हैं, जजमेंट इन पर्सोनम है, इंटर पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि जो उस सूट के अंदर जो पार्टीज हैं, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, इतना ही है बस। जजमेंट इन रैम इंटर पार्टीज एज वेल एज अगेंस्ट द होल सोसाइटी, यही पढ़ोगे ना। तो इंटर पार्टी जो सूट की पार्टीज है, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट केस होगा वो वाली इंटर पार्टी। चलो और बताओ, चले सबको क्लियर हो गया? एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? अभी तक कितने कितने एक्सपर्ट हमने कर लिए? सेक्शन 45, 45A, 46, 47
47 कंप्लीट करवा दिया था कल मैंने, नहीं सर, एक्सप्लेनेशन रह गई थी। चलो ठीक है, बताओ अभी तक कितने एक्सपर्ट किए, गिनती डाल रहा हूं मैं। फॉरन एफएल लिख रहा हूँ, फॉरन लो, साइंस एससी लिख रहा हूँ, चलो आईएनसी। नंबर 3 आर्ट, नंबर 4 फिंगर लिख रहा हूँ ओनली, नंबर 5 हैंड राइटिंग लिख रहा हूँ ओनली। इनको क्लैप करके यहाँ पे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट लिख रहा हूँ। अब इसके बाद नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक, कौन से सेक्शन में? 45A में। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट लिख दूं? चलो जी, उसके बाद नंबर 7 स्पेशली स्किल्ड, ऑब्लिक एक्वेंटेड, कौन से सेक्शन में? 47 45 है ये, 1 to 5 45 के अंदर। नंबर 6 45A, नंबर 7 47। अभी तक सेक्शन 47 में हमने क्या पढ़ा कि वो बंदे जो जनरली एक्वेंट करते हैं, उनको पता है कि राइटिंग किसकी है, ठीक है जी। वो अगर ओपिनियन देते हैं कि हाँ भाई हम जानते हैं इस हैंडराइटिंग को, ये फला बंदे की है, राइट। अब वो स्पेशल बंदा जिसको स्पेशल स्किल होगी, किस हिसाब से होगी? 3 तरीके से ये स्किल बनेगी उसकी। एक्सप्लेनेशन में आ जाओ, तीनों तरीके देख लेते हैं। अपना कॉपी पेन में कच्चे नोट्स बनाते रहना है, इन बिटवीन इनकी कोई पर्टिकुलर डिक्टेशन नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन की सिर्फ एक डिक्टेशन है। नॉर्मली जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, कोई डिक्टेशन नहीं करवाऊंगा उसकी, एक कलेक्टिव सा लिखवा दूंगा पैराग्राफ, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो जी, 47 एक्सप्लेनेशन। A person is said to be acquainted, किसको कहेंगे कि acquainted है? With the handwriting of the another person when he has seen that person writing, underline। जब आप किसी पर्सन को बार बार लिखते हुए देखते हो, हैं, पता चल जाएगा ना। सपोज करो कोई स्पेशल जबरदस्त राइटिंग है उसकी, यार आपने उसको लिखते हो, यार क्या राइटिंग है तेरी, ऐसी बोलोगे नहीं। कोई भांड बटोड़े करता है ना, किसकी कॉपी मांगोगे टेपने के लिए? भांड बटोड़े की या श्रुतलेख की? सही बात। बार बार एक की कॉपी ले रहे हो, आपने उसको लिखते हुए देखा है कि सर एक बार उसकी कॉपी बोल देना कि एक बार वो पास कर देगा, फोटो खींच के भेज देगा। सही बात है, यानी आपको पता है इन जनरल। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप भी आप भी एक्सपर्ट हो चुके हो। नंबर 1 डाले ना इसके ऊपर, who has seen his writing। चलो जी, और when he has received document purporting to be written by that person in answer to the documents written by himself। अब क्या है, ये लो जी, ये दो बंदे हैं ए एंड बी, ये अलग अलग ऑफिस में बैठे हुए हैं, प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी। इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट करना है और पुराना समय चल रहा है, कोई फोन कुछ भी नहीं है अभी। जब एविडेंस एक्ट आया तभी की बात चल रही। चिट्ठी लिखेंगे, अपने हाथ से चिट्ठी लिखेंगे। चलो जी, ए चिट्ठी लिखेगा, इसको ऑफर भेजेगा, बी इसको चिट्ठी में रिप्लाई भेजेगा, ठीक है भाई मैं सोच के बताता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद दोबारा से लिखेगा, भाई सोच लिया, फिर वो बोलेगा हाँ भाई सोच लिया। जनरली रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में एक दूसरे की हैंडराइटिंग से गुजरते हैं। कैसे? इसको वो राइटिंग रिप्लाई में प्राप्त हो रही है, ठीक है जी। ये भी उसको लेटर लिख रहा है, उधर से भी लेटर आ रहा है। चलो जी, or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business document purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। बिल्कुल सही बात है जी। अब सपोज करो ये अपना राइटिंग करके किसी एक बंदे के पास पर्टिकुलर सबमिट करवाते हैं। एक तीसरा ऑफिस भी है, ये लो सी का। ये क्या है? ये मेल डिलीवर करने का काम करता है, प्राइवेट। इधर से चिट्ठी मिलेगी, ये बीसी के पास ही आएगी, इधर से चिट्ठी मिलेगी, वो बीसी के पास आएगी। ए की चिट्ठी बी को भी ये डिलीवर करेगा, बी की चिट्ठी ए को भी डिलीवर यही करेगा। यानी राइटिंग इसके पास इनको ऑर्डिनरी कोर्स सबमिट होती है।
अंडरलाइन करो नंबर 3, ये तीसरा बंदा है। टीचर, मेरे पास पेपर लिख के लिखवाओगे? सपोज करो ऐसा बंदा जो भांड फटोड़े करता है, एक दिन बहुत सुंदर राइटिंग करके ले आए, तो मैं क्या बोलूंगा भाई? पकड़ा जाएगा वो? जिसकी बहुत अच्छी राइटिंग है वो भांड फटोड़े करके लाए तो पकड़ा जाएगा ना। तो मान लो अगर कुछ ऐसा हो जाए, भगवान नहीं करेगा ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर जाना पड़ गया तो मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊंगा उसके किस हिसाब से, क्योंकि मैं जनरली एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग, राइट। चलो जी आगे आ जाओ। 47A, opinion as to electronic signature when relevant. When the court has to form an opinion as to the electronic signature of any person, the opinion of the certifying authority underlying. बिल्कुल सही बात है जी। नंबर 8, एक्सपर्ट नंबर 8, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। किसी ने बनवाया डिजिटल सिग्नेचर्स? DSAS। जैसे किसी कंपनी का नाम रजिस्टर करवाते हैं, किसी कंपनी का लोगो रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है जी। अगर सपोज करो वो प्रोप्राइटरी है कोई कंपनी, कोई बिजनेस, तो उस प्रोप्राइटरी के डिजिटल सिग्नेचर भी जो है वो भी रजिस्टर करवाने पड़ते हैं। ये तो पता नहीं कितने के लिए होता है। अब जो ये डिजिटल सिग्नेचर बना के जो उसको सर्टिफाई करेगा कि ये हमने बनाए हैं, हमारी कंपनी से या फिर हमारे ऑफिस से गया है, वो वाली अथॉरिटी। सपोज करो अब सवाल आ जाए कि ये डिजिटल सिग्नेचर कितने किसके हैं, तो कौन बताएगा? जिसने डिजिटल सिग्नेचर बना के इशू करे होंगे, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। चलो जी आ जाओ जी। 48, ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलेवेंट। When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or general right, underline general, underline right, underline custom. कौन से जनरल राइट एंड कस्टम की बात हो रही है? पर्सनल नहीं, ठीक है। चलो जी। The opinion as to the existence of such custom or right of person who would be likely to know of its existence if it exists are relevant. बिल्कुल सही बात है जी। तो गांव का बुजुर्ग लिख दो, नंबर 9 लिख दूं, बुजुर्ग लिख दूं? हाँ ना सर, राइट एंड कस्टम ही लिख दो, मैं याद नहीं रहता। बुजुर्ग जनरल राइट कस्टम, हाँ जी ऐसा कोई कस्टम होता था। गणगौर के बारे में सुना किसी ने? गणगौर एक बहुत बड़ा त्योहार होता था अपने यहाँ, है ना। जो पुराने बंदे शायद उन्होंने तो सुना हो, रोहतक में मनाते थे, अब अदरवाइज नहीं मनाते। बनी तो वो तो घर बनाते हैं, है ना। वो पानी की पूजा होती है, उसका एक साइंटिफिक वो भी होता था। जिस मिट्टी से वो गणगौर बनाए जाते थे, जो वगैरह डाले जाते थे, वो एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करते थे, क्योंकि वो जहां पानी होता था पीने का, वहां उसमें विसर्जित करते थे उसको। तो चिकनी मिट्टी तो बहुत मिनरल वाली होती है, एंटीसेप्टिक होती है, ये तो प्रूव्ड है कि एंटीसेप्टिक होती है। तो पानी में जाके जितने कीड़े होते थे, ये मार्च अप्रैल में बनता था वो गणगौर, ताकि पूरी गर्मी उस पानी में कीड़े ना पड़ते। अब नहीं बनते। कौन बता रहा है तुमको ऐसा क्या? ऐसा राइट कस्टम, जनरल राइट कस्टम होता था? मैं कौन हूं? बुजुर्ग हूं मैं, ठीक है जी। जिसके पास ये जनरल नॉलेज हो सकती है तो पुराना बंदा बताएगा, ठीक है जी। चलो जी एक्सप्लेनेशन देख लो। द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट्स कॉमन टू एनी कंसीडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। अब सपोज करो गणगौर बनाने का काम पर्टिकुलर एक कास्ट करती है, सिर्फ एक कास्ट, और वो लोग यहाँ पे बहुत थोड़े हैं, तो क्या वो भी जनरल राइट एंड कस्टम में आ जाएंगे? यस, एक्सप्लेनेशन के थ्रू आ गया है। 49, opinion as to usages and tenets etc when relevant. tenets नहीं है, tenets सिद्धांत, परंपरा।
खानदानी परंपरा, बताओ खानदानी परंपरा कौन बताएगा? खानदान का बुढ़ा, सही बात, करता, सही बात है। यूजेजेस जो बेसिकली कर्मकांड लाइक, चलो। When the court has to form an opinion as to the usages and tenets of any body of men or family, सही बात, to constitute and government of a religious or charitable foundation, बिल्कुल सही बात है जी। अब यहाँ मसनात मठ है, यहाँ एक पर्टिकुलर जो है, इनका एक पर्टिकुलर सिद्धांत है, इनका एक प्रिंसिपल है जिसको ये फॉलो करते हैं, इनका कुछ कर्म कांड है जिसको ये फॉलो करते हैं। कौन बताएगा? मठाधीश। सपोज करो मठाधीश नहीं है, मठाधीश तो चलो इनकी तो पोस्टिंग चेंज होती रहती है, मठाधीश तो बिल्कुल लोगों को, तुम्हारी जितनी उम्र उसकी मठाधीश की, ठीक है जी। वो नहीं है, वो भी किसी बुजुर्ग से पूछेगा, इस मठ के सबसे बुजुर्ग पुजारी से पूछेगा, किसी से भी पूछेगा, ठीक है जी। चलो, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म यूज्ड इन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल, द ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ऑन आर रेलेवेंट फैक्ट्स। चलो, बुजुर्ग नंबर 10, घर का बूढ़ा, दादाजी लिख दूं, पढ़दादा, पढ़दादा लिख दूं, फैमिली की बात हो रही है। और पर्टिकुलर यूजेज लैंग्वेज की हुआ क्या है? अब कुछ हरियाणा वाले थे, वो कहीं जाके क्राइम कराए, हम बदनाम करें, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी, ठीक है, चलो सही बात। अब हुआ क्या है? टाबरों की लड़ाई हुई, टाबर समझते हैं? बच्चे, बिटोड़े के पीछे, टाबर तो बच्चे को कहते हैं। टाबरों की बच्चों की लड़ाई बिटोड़े के पीछे होगी, बिटोड़ा समझते हो? हाँ, जो ठीक है जी। जिस स्टेट में लड़ाई हुई ना, उनको नहीं पता टाबर एंड बिटोड़ा। दो थप्पड़ लगे हमारे यहाँ के लड़कों को, अब उन्होंने कन्फेशन कर दिया जी, टाबर था दूसरा, बिटोड़े के पास से खड़ा था, मार दिया, मैंने मार दिया। नहीं समझ में आई? हो गया ना सवाल, टाबर क्या? उसको नहीं आता कुछ, उसको आती है ये, उसको नहीं पता कि टाबर बच्चे भी बोल सकते हैं हम, पर्यायवाची नाम की कोई चीज होती है, उसको नहीं पता। पर्टिकुलर यूजेज हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर जियोग्राफिया में यूज हो रहे हैं। तो फिर सपोज करो चेन्नई में करके आए हैं ऐसा काम, तो किसी ऐसे बंदे को बुलाया जाएगा जो इस पर्टिकुलर एरिया में रहेगा, जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रहेगी, ठीक है जी। सपोज करो हरियाणा को साहित्यकार हो, उसको बुला लेंगे, आजा भाई, अब ये टाबर क्या बता दे, नार्दन, हमें भी नहीं आता टाबर क्या होता है, ठीक है जी, सही बात। उनको बुला लेंगे, ओपिनियन करवा लेंगे, उनका ओपिनियन रेलेवेंट हो जाएगा। 50, चलो जी, लास्ट का एक्सपर्ट, ओपिनियन इन रिलेशन व्हेन रिलेवेंट। किसी ने ये नंबरिंग किसी ने ऑब्जर्व करी? सेम नंबरिंग लगभग किसी एक और सेक्शन में सेम नंबरिंग। वैसे इन जनरल कस्टम राइट, फिर फैमिली के कस्टम राइट, फिर रिलेशन 32 में रेफर करना, सेम नंबरिंग, याद करने में इजी रहेगा। When the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such a relationship. रिलेशनशिप का सवाल आ गया। Or any person who, as member of the family or otherwise, has special means of knowledge on the subject is a relevant fact. अब छोटा सा सवाल पूछता हूं, सपोज करो सोसाइटी है यहाँ अपने ओमैक्स के अंदर, सोसाइटी बनी हुई है, उस ओमैक्स के अंदर एक फ्लैट में 4 BHK के फ्लैट में एक पुरुष और एक महिला रहती है, मैन एंड वुमन, ठीक है जी, और एक नौकर है।
पूरी सोसाइटी का भी, जब कभी फंक्शन होता है, भाई सोसाइटी की ओपनिंग हुई थी कभी किसी साल में, तो भाई ये अब गेट टुगेदर कर रहे हैं, ठीक है जी, इनको वो बुलाते हैं, इसको मिस्टर सिंह बोलते हैं, इसको मिसेस सिंह बोलते हैं, ठीक है जी, सही बात है। ये भी उनसे इंट्रोड्यूस इसी हिसाब से होते हैं, इनका भी कंडक्ट ये भी ठीक है, आई एम मिस्टर सिंह, शी इज माई मिसेस सिंह, सही बात। इनके पास नौकर है, वो भी इनको हस्बैंड वाइफ समझता है, ये भी उनके सामने ऐसे ही करते हैं कंडक्ट। अब क्या हुआ, गली के अंदर किसी की शादी ब्याह होता है तो इनका एक कार्ड जाता है हस्बैंड वाइफ के नाम पे, दोनों पे, विद फैमिली, तो विद फैमिली बुलाते हैं। यानी हर जगह हर किसी को यही पता है कि ये कौन है, बट फैक्ट क्या है, फैक्ट जो किसी को भी नहीं पता, ये तो लिव इन कर रहे हैं। छुपी हुई बात है ये, राइट। चाहिए रोज रात को हंस के सोते, देखा कितना अप्रैल फूल बना रहे लोगों को, देख हम तो हस्बैंड वाइफ नहीं, देख पूरी दुनिया का पागल बना रहे, कोई बात नहीं। जब कभी भी इनके रिलेशन का सवाल आएगा, जब कभी भी, तो वो बंदा या तो फैमिली मेंबर हो या फिर अदरवाइज। मैंने बताया फैमिली मेंबर इनका कोई है नहीं, सिर्फ आदमी और औरत रह रहे हैं। कौन है, नौकर, सर्वेंट है। सर्वेंट वो पर्सन हो सकता है जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो। सपोज करो ऐसा सवाल कोर्ट में चला जाए, सही बात है जी, अब किसकी, गली वालों की मानोगे, सोसाइटी वालों की मानोगे, या जो घर के अंदर नौकर रह रहा है उसकी मानोगे? भाई नौकर को बुलाओ, वो बताएगा ये हस्बैंड वाइफ थे क्या थे। वो बोलेगा हाँ जी बस हस्बैंड वाइफ थे जी, मैं मेम साहब बोलता था, उनको मैं बाबू जी बोलता था, वो आपस में एक दूसरे को शानी धनी वीर ऐसे करके बोलते थे, ठीक है जी। लिख दो सर्वेंट, क्योंकि फैमिली मेंबर तो ऊपर भी आ सकता है, यहाँ पे अदरवाइज भी लिखा है इसलिए सर्वेंट लिख दिया। कितने एक्सपर्ट हो गए, सबको याद होने चाहिए, इसी पैटर्न में याद कर लो, पूरा ये सब चैप्टर याद हो जाएगा। सेक्शन 45 फटाफट, एक्सपर्ट बता रहे हैं 5 तक। 45 ए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट, 46 ग्राउंड्स भी रिलेवेंट हो जाएंगे। ग्राउंड्स भी बेसिकली वो फैक्ट जो स्पोर्ट और रिबट कर रहे हैं वो भी रिलेवेंट हो जाएंगे। 47 एक्वेंटेड, हैंडराइटिंग वाला। 48 जनरल राइट एंड कस्टम, चलो 47 ही था वो। 47 है ये जिसने सर्टिफाइंग अथॉरिटी। 48 जनरल राइट एंड कस्टम। 49 यूजेजेस एंड टेनेट्स। 50 रिलेशनशिप। इजी, बहुत इजी है, इसी वन गो में याद करोगे पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। आओ अब जरा इसको समेटते हैं। 51 ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन वेरी रिलेवेंट, बिल्कुल सही बात है जी। अगर कोई एक्सपर्ट, चलो फॉरेन एक्सपर्ट, ये क्या है, फिंगर इंप्रेशन एक्सपर्ट या फिर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने, वो रिपोर्ट देगा। सवाल क्या था कि भैया ये अंगूठे के निशान ए के हैं या बी के हैं या सी के हैं, या ये हैंडराइटिंग ए की है, बी की है, सी की है, राइट। एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने। अब कोर्ट के पास एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी रिपोर्ट लेके आएगा कि मेरे को ऐसा ऐसा सवाल जो है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिला था कि मेरे को फिंगर इंप्रेशन जांचने थे या हैंडराइटिंग जांचनी थी। फिर मैंने सैंपल पे यानी मैं अपने टेस्टिंग के लिए मैंने उनसे फिंगर इंप्रेशन ले लिए, उनकी हैंडराइटिंग का भी सैंपल ले लिया। फिर मैंने उनकी हैंडराइटिंग के साथ और जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग या फिर थंब इंप्रेशन है उसका मिलान किया, ठीक है जी। अब वो उसको मेंशन भी करेगा कि ये जो है देखिए आर लिखते समय, इसका हाथ की समय, ये प्रोबेबली 3 उंगलियों से लिखता है, होते हैं ना 2 उंगलियों से लिखते हैं कई बंदे, कई 3 उंगली, कई पूरे 4 उंगलियों से लिखते हैं, कई तो यूं पकड़ लेते हैं उसको, ठीक है जी। वो पूरा आपको बेस बताएगा कि मैं अगर इस ओपिनियन के ऊपर पहुंचा हूं तो उसका बेस क्या है, वो बेस भी रिलेवेंट हो जाएगा। सही, सिंपल। चले अब जरा आगे।
अब उस चैप्टर में जा रहे हैं जहां बच्चे इजी समझ के उसको बहुत लाइटली लेते हैं, हर बार सवाल गलत करते हैं, यहीं पे याद करने की कोशिश करना। सही, चलो जी, सवाल करने से पहले एक एग्जांपल करते हैं, इसी लाइट में करेंगे फिर। सही बात है। चलो, किसी ने पुरानी मूवीज देखी है? कोई दिन है? तो देखिए आपने पुरानी मूवीज देखी? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, रंगीन मूवी। एक रणजीत होता था, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी बड़े गंदे रोल करता था, लगभग हर मूवी में रेपिस्ट होता था। और सुपर पता नहीं मैंने नहीं देखी, पता नहीं। और बहुत जबरदस्त एक्टर है बॉलीवुड। चलो, किसी को ये नेपो किड्स के अलावा कोई सारा किसी को यूज ही नहीं कर पाया, कैश ही नहीं कर पाया। चलो, या फिर एक आदमी है जिसका नाम है इमरान हाशमी। से बात, इसके ऊपर एक लड़की ने रेप का केस लगा दिया, स्टेट वर्सेस इमरान हाशमी। क्या लगता है? नाम खराब है भाई, बंदे नाम खराब है। इन जनरल तो पता है, ये तो रियल फैक्ट है। इमरान हाशमी एक्टर होने के साथ साथ में फैमिली मेंबर भी है, फैमिली भी है। मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, ठीक है, फैमिली भी है उसकी, उसकी वाइफ है, उसका एक बेटा है, बेटा बीमार है उसका। तो वो किसी सोसाइटी में चला गया, उसने किराए पे फ्लैट ले लिया, सोसाइटी वालों ने मना कर दिया उसको, भाई तू नहीं आएगा यार, ना ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये रियल न्यूज है, मैं कुछ फेक नहीं कर रहा हूं, ये एब्सोल्यूट हुआ था। फिर उन्हें धर्म का एंगल दे दिया, धर्म का कोई एंगल नहीं था उसके अंदर, भाई अगले का नाम खराब है तो खराब है, अब करेंगे, धार्मिक फिल्म कर लेता। सही बात, ठीक है जी, करेक्टर की बात हो रही है। अब सब लोग लेके भाई यही है साहब, यही है जनाब, यही जज साहब, यही है। क्यों भाई? ये बड़ा असली नाम है इसका, ये काफी नहीं है क्या आपको? आपको पता ही नहीं इसका नाम? नहीं समझे? करेक्टर के एविडेंस की बात हो रही, क्या वो रेलेवेंट होता है क्या? करेक्टर, गुड करेक्टर, बैड करेक्टर। चलो जी, अब हुआ क्या है, इमरान हाशमी के अगेंस्ट में केस शुरू हो गया। अब इसका एडवोकेट आके बोलता है, जनाब ये तो गुफा में रहने वाले संत के बराबर है, इतना तगड़ा संत है ना, इतना तगड़ा मौलवी है ना, मतलब ऐसा तो काम कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल ना, मैं नहीं मानता जी ये, और रेप कर देगा। नहीं, सही। प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है? प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट यही है जी, इसका करेक्टर खराब है, ठीक है ना, करेक्टर ढीला होना गाना नहीं है, बहुत बुरी बात है, राइट। इसी लाइट में पूरा सब चैप्टर पढ़ते हैं, इसी लाइट में पढ़ना है। चलो आ जाओ, सेक्शन 52 इन सिविल केसेस, अंडरलाइन। सिविल और क्रिमिनल, चलो सिविल की बात करते हैं। 52 सिर्फ सिविल की बात कर रहा है। इन सिविल केसेस the fact that the character of any person concerned is such that as to render probable or improbable any conduct imputed upon him is irrelevant.
देखो जी, अगर सिविल मैटर चल रहा है तो करेक्टर का एविडेंस, या गुड करेक्टर या बैड करेक्टर, कोई तीसरा करेक्टर नहीं, ठीक है जी, तीसरा करेक्टर नहीं होता, गुड या बैड, तो मैं जी एंड बी कर रहा हूं, समझ गए। सिविल केसेस के अंदर सपोज कीजिए ए वर्सेस बी का केस चल रहा है, ठीक है जी, और ए ने बी के अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस डाल दिया है, राइट। ना ही ए का वकील ये बोल सकता है देखो जी ये तो बेईमान आदमी है, चोर है ये, समझ रहे हो, ये इन जनरल चोरी करता है जी, इररिलेवेंट है, इन जनरल चोरी करता है, मतलब ये इन जनरल चोरी करता है तो ब्रीच इसने कर दिया, मतलब ये मैं मान लू, जज मान लिए, नो, इररिलेवेंट। बी का एडवोकेट आ गया, अरे बहुत बड़ा संत महात्मा है जनाब, एक दिन में 1000 रुपए दान करता है ये, और 1000 रुपए का ब्रीच करेगा, 1000 रुपए के ब्रीच का केस डाला है। अपने उत्तर भारत में एक सीएम साहब थे, किसी एक स्टेट के अंदर, नाम मत पूछना, अभी रिकॉर्ड हो रहा दिन में, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, उनके ऊपर 10 करोड़ का चोरी का लग गया कि उन्होंने फ्रॉड कर दिया, तो उन्होंने मीडिया वालों को अपने घर पे बुलाया। वैसे वो जो पहले उनके जो पूर्वज होते थे वो उस इलाके के राजा होते थे। जब मीडिया उनके घर पे गई, ये उत्तर भारत, यहां से ऊपर की बात कर रहा हूं, पढ़ लेना पता चल जाएगा। जब मीडिया उनके घर पे गई, ठीक है जी, तो उनके महल में जो खंबे थे, एक खंबा नहीं है, ठीक है जी, 50 के आसपास खंबे हैं, एक एक खंबा सोने का बना हुआ है। ये तो मूवी में असली केस बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऊपर का, उत्तर भारत, यहां से उत्तर भारत, मैं तो कह रहा हूं चेक कर लेना, टोपी लगाते हो। अपने देश में राजा ही नहीं सुना आपने? सर राजा तो जयपुर राजस्थान तो बहुत है, बट ऐसे वाला नहीं सुना। 563 रियासतें थी पूरे देश में, क्या बात कर रहे हो, ये भी एक रियासत थी, रोहतक पुरानी रियासत थी, जींद, भिवानी, हिसार, वो तो नबूवियत थी, रियासत रियासत थी, छोटा सा पेट पेटा के बैठा था, वो कोई नवाब नहीं था, फेक बंदे में। सही। अब वो जो राजा साहब हैं, जो सीएम थे, वो अब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जी यहाँ जो काम करने वाले बंदे हैं ना, वो रेग मार लेके आते हैं, जब वो पोछा लगाते हैं ना नीचे, तो रेग मार खंबे पे लगाते रहते हैं, और नीचे जो झड़ जाता है उसको ले जाते हैं। डेली का लाख रुपया बाहर मेरे खंबे खुर्च खुर्च के लोग ले गए, मैं परवाह नहीं करता, मैं 10 करोड़ चुराऊंगा क्या? सही बात है। जिस बंदे ने वो केस लगाया था उसको लेने के देने पड़ गए थे, है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? केस तो अलग चीज, केस तो अलग चीज, इररिलेवेंट है, ये कौन सी बात? सिविल की बात नहीं कर रहा मैं, ये यहाँ पर सिविल की बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि करेक्टर जो है किस हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकता है कोर्ट को। और अगर सिविल का केस है तो चाहे वो करेक्टर गुड हो चाहे वो बैड हो, जो कंडक्ट जो इंप्यूटेशन उसके ऊपर लगा है उसको हाईली प्रोबेबल इम्प्रोबेबल बना दे, वो एविडेंस इररिलेवेंट है, वो फैक्ट इररिलेवेंट है, अनलेस, जब तक कि, या फिर एक्सेप्ट इन सो फार एज सच करेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट अदरवाइज रिलेवेंट। अगर इसका करेक्टर अदरवाइज रिलेवेंट हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, अदरवाइज रिलेवेंट का मतलब समझते हैं, हवा हवा रिलेवेंट नहीं, किसी एक सेक्शन के अंदर जाकर रिलेवेंट हो गया, सिर्फ तभी। अदरवाइज करेक्टर का फैक्ट सिविल केस के अंदर हमेशा इररिलेवेंट रहेगा।
थोड़ा सा इजी कर देता हूं। सपोज करो सिविल का मैटर चल रहा है और इसके करेक्टर के ऊपर ही डिस्प्यूट है, फिर तो करेक्टर गुड बैड बताना ही पड़ेगा, बताओगे ना तब रिलेवेंट हो जाएगा, अदरवाइज इरेलीवेंट रहेगा पर से। अभी सेक्शन 43 किया था पर से इरेलीवेंट, लेकिन दो सर्कमस्टांस में रिलेवेंट। तो पर से इरेलीवेंट करेक्टर का एविडेंस, बट एक सर्कमस्टांस के अंदर रिलेवेंट। चलो जी आगे आ जाओ। 53 अंडरलाइन इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर रिलेवेंट, प्रीवियस गुड करेक्टर। In criminal proceeding, the fact that the person accused of a good character is, वाह, क्रिमिनल के अंदर रिलेवेंट कर दिया है ना। याद करना है, यही भूल जाओगे, सिविल का क्रिमिनल में घुसा दोगे और क्रिमिनल का सिविल में, सही बात। चलो ये हो गया 52। मैं दूसरा लेके आता हूं, पढ़ो जरा सेक्शन 53 पढ़ो। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों भाई, पार्शियलिटी क्यों? क्या क्रिमिनल केसेस के अंदर कैरेक्टर मतलब ऐसा क्यों? क्रिमिनल की प्रैक्टिस करने वाले और जिन्होंने सीआरपीसी लगाया है, मैं करवा चुका हूं, बताओ जरा। बेल के प्रोविजन में करवाया था क्या? हाँ तो बेल दे देंगे। अच्छा कैरेक्टर वर्ड यूज नहीं किया, अच्छा फिर भी करेक्ट मान ले। सर आपने बताया जैसे ये कैरेक्टर सर कोई भी हम इन जनरल कोई भी बेल लगाते हैं, हाँ तो उसमें हमेशा ये लाइन लिख देते हैं, ही इज अ गुड कैरेक्टर, और ये लिखनी पड़ेगी, बेल नहीं मिलेगी। लिख दो, he is of a very bad character and belongs to a dacoit family, therefore kindly grant the bail, otherwise you will see। हैं? सर एक लाइन और भी लिखी जाती है कि इसके ऊपर इससे पहले कभी कोई केस नहीं है, 70 केस हो। यस, ये भी तो करेक्टर ही बता रहे हैं, इतना शरीफ है जी, इसने कीड़ी नहीं मारी और आपने मर्डर का चार्ज लगा दिया इस पे। क्या कर दिया जज साहब, सच्चा विधायक है इसके। 53 में क्या बोल रहे हैं? क्रिमिनल केस के अंदर गुड कैरेक्टर रिलेवेंट, यहां पर दोनों इररिलेवेंट पर से। सिविल के अंदर, क्रिमिनल के अंदर गुड कैरेक्टर पर से रिलेवेंट। अलाउड, यूर अलाउड, आओ भाई आने दो। गुड कैरेक्टर, सारे के सारे चोरों को, डकैतों को, सबको पुजारी घोषित कर दो, फादर घोषित कर दो, मौलवी घोषित कर दो, कर दो। इक्वालिटी होनी चाहिए ना, एक ही तरह को क्यों? सही बात। लेकिन सिर्फ गुड कैरेक्टर, हाउ अबाउट बैड कैरेक्टर? सी सेक्शन 54। प्रीवियस बैड कैरेक्टर 54 not relevant except in reply. In criminal proceedings, the fact that the accused person has a bad character is irrelevant. Yes. चलो जी, बी कैरेक्टर, BC, चलो बी कैरेक्टर कर देते, पर से irrelevant,
unless जब तक evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant. अभी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, एग्जाम्पल देके बताऊंगा। लेकिन कब रेलेवेंट हो जाएगा? जैसे ही उसका अक्यूज का महिमा मंडन होना शुरू हो जाएगा, ये तो जी बहुत बड़ा संत है, मतलब आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई अवतार पैदा हो तो यही पिताजी है जिसके ऊपर रेप का चार्ज लगा हुआ है। बहुत अजीब सपने में दर्शन देते हैं मुझे। नाम न जसाराम, बापू की जगह पापू। सही बात। जैसे ही उसका गुड कैरेक्टर दिया जाएगा वैसे ही बैड कैरेक्टर देने का आपके पास राइट आ जाएगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। ये लो जी, स्टेट वर्सेस आसाराम, सबको पता है। उससे ऊपर तो किसी का गुड कैरेक्टर नहीं था देश में, नहीं। उसके इक्विवेलेंट गुड कैरेक्टर वाले भी जेल में पड़े हैं, ठीक है ना, सेम ऑफेंस में। नाम देना, चलो ठीक। केस आया, प्रोसिक्यूशन ने क्या प्रूव करना है? गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर? मैं अभी चक्कर खा गिर गया होता, कोर्ट में जाने वाले होते। हाँ जी, डिफेंस क्या प्रूव करेगा? गुड कैरेक्टर। डिफेंस करना है ना, सही बात है जी। देखो पर से सेक्शन 53 में डिफेंस के पास राइट है कि वो गुड कैरेक्टर की महिमा गाए, रेलेवेंट। पर से प्रोसिक्यूशन के पास राइट नहीं है कि वो बैड कैरेक्टर की महिमा गाए, यानी शुरुआत ये नहीं करेगा। शुरुआत करने का मतलब क्या? कभी इस पॉइंट के ऊपर एफआईआर देखी है जी? ये बहुत गंदा आदमी है, ये काम इसी ने किया होगा इसलिए एफआईआर की। सारे पड़ोसी अपने पड़ोसियों को जेल में पहुंचा देंगे, इसलिए रेलेवेंट नहीं, राइट। लेकिन जैसे ही डिफेंस जो है इसका गुड कैरेक्टर बताएगा, वैसे ही प्रोसिक्यूशन के पास, अपोजिट पार्टी के पास राइट क्रिएट हो जाएगा कि करो जी अभी चुप। बैड कैरेक्टर कहां का संत महात्मा है जी? 8 विटनेस मरवा चुका है और एक रेप केस नहीं है, एक रेप केस नहीं है जी, दर्जन रेप केसेस हैं। 8 तो विटनेस मरवा चुका है और 12 अपने चेले चेलियां मरवा चुका है। जो आवाज उठाता है चेले चेलियां उनको मरवा देता है। गुड कैरेक्टर। और कुछ रिवर्ट नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट नहीं करोगे। अभी समझ आया? चलो आगे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन देख लो इसी रेफरेंस में। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द केसेस इन व्हिच बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ इन फैक्ट एन इशू। बिल्कुल सही बात है जी। अब अगेन जैसे ही देखा सिविल के अंदर, ऐसे ही सेक्शन 54 के अंदर है कि बेसिकली यानी पर से इररिलेवेंट रहेगा। अगर गुड कैरेक्टर आ गया है तो रिप्लाई में आप बैड कैरेक्टर प्रूव कर सकते हो, ये रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन ये कि भैया पर से इररिलेवेंट रहेगा, ये रूल एप्लीकेबल उन केसेस के अंदर नहीं होगा जिन केसेस के अंदर खुद कैरेक्टर ही डिस्प्यूटेड है। भैया आसाराम एडल्टरस है, एडल्टर है, सही। वहां पर बिना किसी के उकसाए बैड कैरेक्टर के एविडेंस दो, पर से रिलेवेंट है। ये क्या है? एक्सेप्शन। एक्सप्लेनेशन 2 देख लो। अ कन्विक्शन प्रीवियस इज रिलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात। किसी को संत महात्मा दिखाने की कोशिश हो रही है और वो हिस्ट्री शीटर है, इससे पहले 3 बार जेल में होके सजा भुगत के आ चुका है। कितना इजी है ना उसका बैड कैरेक्टर प्रूव करना। कैसे प्रूव करोगे बताओ? 3 बार जेल में रह के आ चुका है, उसका बैड कैरेक्टर प्रूव करना है। प्रीवियस जजमेंट्स दिखाओगे, लो जी जनाब। और जरा डिफेंस के एडवोकेट से पूछना कहीं पवित्र तो नहीं हुआ है इसके पास। सर प्रैक्टिकल में दिखाया जाता है क्या?
ये सब की भाई जैसे लिखा जाता मतलब नहीं, प्रीवियस जजमेंट की बात होगी ना। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन नहीं समझ में आया। करेक्टर दिखाना, प्रैक्टिकल मतलब जैसे कोर्ट में इनका हवाला दिया जाता है जो पुरानी एफआईआर होती है भाई, पहले बिल्कुल दिया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाएगा। आओ जी अब जरा वापस सिविल में आते। 53 ये कर लो पहले। Evidence of character of a previous sexual experience is not relevant in certain cases. In a prosecution for an offense under section 354 वाले और सारे के सारे लेडीज वाले, ठीक है जी। चलो जी आगे आ जाओ। और फॉर अटेम्प्ट, अंडरलाइन अटेम्प्ट भी, एनी सच ऑफेंस वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, और जहां पर डिस्प्यूट क्या है, कंसेंट का डिस्प्यूट है। बताओ रेप केस के अंदर पहला डिफेंस क्या होता है, कंसेंट, विल, कंसेंट का सवाल आ गया। और 53A नंबर लिखा हुआ है, जरा रेफर कर लो कब आई है, पता चल गया कब आई है। चलो अब क्या चेंज आया, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम, विक्टिम प्रोसिक्यूट्रिक्स, जो विक्टिम है राइट, उसके कैरेक्टर के रिगार्डिंग एविडेंस, या ऑफ सच पर्सन्स प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन, और उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस। अंडरलाइन शैल नॉट बी रिलेवेंट, नॉट रिलेवेंट नहीं, शैल नॉट रिलेवेंट। ये आगे भी आएगा पार्ट 3 में, वहां भी एक खून पिएगा। वहां पर आपको ये पता चलेगा, जैसे ही लड़की ने ये बोल दिया एक बार, यानी एफआईआर करवा दी उसने भाई रेप की, उसने बोल दिया ना देयर वाज नो कंसेंट, बस खत्म, नाउ देयर इज नो क्रॉस एग्जामिनेशन अपॉन दैट। अब ये क्वेश्चन स्कैंडलस हो चुका है, आप प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं पूछ सकते। दो शी मे बी ए प्रोस्टिट्यूट, फिर भी यू कैनॉट आस्क, क्योंकि इन केसेस के अंदर, क्योंकि सीक्रेसी में होता है काम, इन केसेस के अंदर अदरवाइज नहीं होते एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही होते हैं। एक यही इनडायरेक्ट तरीका था डिफेंस के एडवोकेट के पास, जो अब 2013 के बाद नहीं, शैल नॉट रेलेवेंट है, रेलेवेंट ही नहीं होगा। आओ जी 55, यानी कितने सेक्शन आ गए, 53, 54, ये भी 54 है, और 53A आगे क्रिमिनल के अंदर। अब सिविल में 55, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस इन सिविल केसेस, अगेन अंडरलाइन सिविल केसेस, the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant. Yes. ये कितना, सेक्शन 52, सेक्शन 55। सिविल केसेस के अंदर यदि किसी बंदे का कैरेक्टर ऐसा है कि जो उसको डैमेजेस वगैरह मिलने हैं, जो उसको कंपनसेशन वगैरह मिलना है, ठीक है जी, वो अफेक्ट हो जाएगा, तो वो वाले फैक्ट हालांकि कैरेक्टर की हैं, वो क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट, रिलेवेंट, रिलेवेंट। चलो 55 के अंदर रिलेवेंट। सेक्शन 52 में काट रहा हूं पर से, ठीक है जी, और सेक्शन 54 में काट रहा हूं पर से। 53 में पर से अलाउड, सेक्शन 53A के अंदर बड़ा काटा, 55 में अलाउड, समझ गए, छोटा काटा बड़ा काटा। मेंटेनेंस की फाइल जाती है ना, है ना। सपोज करो किसी लेडीज का कैरेक्टर प्रूव हो जाए, ठीक है जी, जो उसको कंपनसेशन मिलेगा उस पर फर्क आएगा ना, तो फैक्टर सही आगे सब कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। कोई लिविंग हेरेडिटरी कर रही हो,
125 की मेंटेनेंस चल रही हो सीआरपीसी की, और लिविंग इन एडल्ट्री प्रूव्ड, कैंसिल हो जाएगा। ये फैक्ट लिविंग इन एडल्ट्री करेक्टर का सवाल है। सर ये तो पहले होता था, वो अब तो चेंज नहीं होगा अडल्ट्री वाला। नहीं नहीं नहीं, 125 सीआरपीसी के अंदर अभी भी ग्राउंड है इसका। हाँ, इसी वजह से कह रहा हूं जो सेक्शन 125 जो सेक्शन 497 आईपीसी है वो सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ है। डाइवोर्स का अभी भी ग्राउंड है, मेंटेनेंस रिजेक्ट करने का अभी भी ग्राउंड है, बिल्कुल है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कराऊंगा, बताऊंगा अनकॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब क्या होता है, शुरुआत में ही करवा दूंगा। सेक्शन 13 आर्टिकल, यस आर्टिकल 13 में ही करवा दूंगा। सही, आ जाओ एक्सप्लेनेशन। इन सेक्शन 52, 53, 54, 55 द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों इंक्लूडेड है इसके अंदर। बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 एविडेंस मे बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन। सेक्शन 54 को छोड़कर जो कुछ भी कैरेक्टर का एविडेंस दिया जाएगा, गिवन ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट्स बाय विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन वर शोन। राइट, सेक्शन 54 को छोड़कर, सेक्शन 54 में क्या है, बैड, उसको छोड़कर, ठीक है जी। जो किसी भी सेक्शन में, सेक्शन 52, 53, 53, 55, जो कोई भी कैरेक्टर का एविडेंस दिया जाएगा तो वो अगेन रेपुटेशन होगी या तो फिर डिस्पोजिशन होगी, डिपोजिशन होगी। वो जनरल रेपुटेशन का एविडेंस होगा, फैक्ट होगा, वो जनरल डिपोजिशन का फैक्ट या फिर एविडेंस होगा। राइट, क्यों? बैड कैरेक्टर, क्रिमिनल के अंदर बैड कैरेक्टर पर से बताओ, रिलेवेंट रिलेवेंट है, हाँ रिलेवेंट पर से इररिलेवेंट। किस जगह पे वो रिलेवेंट हो जाएगा? जब गुड एविडेंस, गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा चुका हो। अब राइट, चलो मैं इस सेक्शन 54 के अंदर जनरल बैड रेपुटेशन की बात कर देता हूं। जी नाम इमरान हाशमी है, इमरान हाशमी नाम के तो रेपिस्ट होते हैं, और ये जो रेप हुआ ना जनाब, ये इसी ने किया है, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। टांग दो इसको, डाल दे जनरल, बात बनेगी नहीं बनेगी, बात बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए 54 को छोड़कर 54 में पर्टिकुलर जाएगा, बाकी सभी सेक्शन में जनरल रेपुटेशन, जनरल डिपोजिशन, जनरल कैरेक्टर का एविडेंस। राइट, पर्टिकुलर अभी इधर से केस था ए वर्सेस बी। अब क्या है, इससे पहले बी जो है कई जगह चीटिंग कर चुका है। राइट, अब यहां पर ठीक है ना। अब पर्टिकुलर का मतलब सेक्शन 54 के अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर का जाएगा। पर्टिकुलर एक्ट का बेसिकली या पर्टिकुलर कंडक्ट आप बताओ जी। हुआ क्या था, इमरान हाशमी जो है कल भी जो है इस लड़की के पीछे देखा गया था। इस लड़की वालों ने बेसिकली शिकायत भी दर्ज करवाई है, एफआईआर भी हो चुकी है ना, पिछले साल भी हुई थी, 6 महीने पहले भी हुई थी, और ये इंसिडेंट होने से 1 महीना पहले भी हुई थी। ये उसका कैरेक्टर पर्टिकुलर लड़की के खिलाफ ऐसा था। अगर 54 की बात करेंगे तो पर्टिकुलर में जाएगा, अदरवाइज इन जनरल जाएगा। राइट, गुड कैरेक्टर का जो होता है डिफेंस, वो तो जनरल में जाता है जी। इतना बड़ा संत महात्मा है तो ये तो कर ही नहीं सकता कोई अपराध। राइट, दही भी नहीं खाता, कहीं कहीं दही के कीटाणु ना मर जाए, जनरल ही होता है। लेकिन उस जनरल से क्या प्रूव कर रहे हो, तो ये काम ये नहीं कर सकते। सही बात, क्लियर।
पढ़ लेना ये सेक्शन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनको अभी बहुत इजी लग रहा है क्लास में, जैसे ही घर पे जाओगे दिमाग घूमेगा, गारंटेड घूमेगा। और ऐसा भी हो सकता है इतनी बार पढ़ने के बावजूद भी जब आप पीटी का एग्जाम दो और उसमें मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगा तो वो गलत हो जाए। कर लेना, बहुत टेक्निकल चीज है, अभी बहुत सिंपल लग रही है। आगे आ जाओ, मुबारक हो, पार्ट 2 शुरू हो गया है। यानी अब रेलेवेंट, इसके बाहर कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंसी इज ओवर नाउ। पार्ट 2 क्या है, मैंने बताया था क्या होता है वो पार्ट 2 के अंदर, क्या करवाते पार्ट 2 के अंदर? मतलब प्रूफ, मतलब ये है ही, ये चीज है ही, मतलब प्रूफ हो चुकी है। नहीं, बताओ इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था? पार्ट 1 क्या बताता है, पार्ट 2 क्या बताता है, पार्ट 3 क्या बताता है? याद नहीं करवाया था? हाँ, तो क्या बताओ हिंदी में फिर। ये रिलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव कैसे करना है, ये रिलेवेंट एविडेंस को प्रूव कैसे करना है, ये बताएगा। सेक्शन 56 पढ़वा चुका हूं, सेक्शन 57 पढ़वा चुका हूं, सेक्शन 56 57 के ऊपर डिक्टेशन करवा चुका हूं। बताएगा 56 57 में क्या है कोई? उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, नीड नॉट टू बी प्रूव। एग्जांपल लिखा था, कौन सा केस लो करवाया था? आज सुबह मैंने नाम तक सुना उस केस को, मतलब कमाल की बात। जब इवनिंग क्लास को देखता हूं तो ये मैं सरप्राइज हो जाता हूं। किसी को वो केस याद है? और लगाओ तुक्के, बहुत बड़ा बोर्ड है, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आ गया, याद तो नहीं आया कर। पर्ची, डिफरेंस ज्यादा क्रिएट कर रहे हो, मत करो। एविडेंस एक्ट ऐसा एक्ट है आईपीसी की तरह, इतना कॉन्फिडेंस भर देगा तुम्हारे अंदर, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भर देगा जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जब तुम तैयार हो जाओगे। माइंड यू, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उठा के कुछ नहीं है, सही बात बताओ। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन बच्चा पढ़ेगा, 4 बात सीखेगा, अगला कोई भी बेरेक्ट होगा उसमें से 15 सवाल मारेगा, लेकिन अपने को डर नहीं है। ठीक है जी, काइंडली कर लो, कर लो भाई, कर लो। आओ जी, सेक्शन 56 करा चुका हूं, 57 करा चुका हूं, उसके ऊपर डिक्टेशन भी करवा चुका हूं। डिक्टेशन देख लेना, रेफर कर देना। 58 भी करवा चुका हूं। ये कैसे याद रह गया? ये 58 नहीं करवाया, जो करवाया वो तो याद नहीं है। नहीं कराया, इतना तो पता ही है। ये तो गलत बात है भाई, मैं 4-5 सेक्शन और निकाल देता, मेरे को कम बोलना पड़ता। तीनों सेक्शन है 2 पार्ट के अंदर बटे हुए हैं। एक वो पार्ट जिनका जुडिशियल नोटिस कोर्ट खुद लेगी, सेक्शन 56-57, और दूसरा वो पार्ट जो एडमिटेड है, कोई फैक्ट एडमिटेड है क्या? 56-57-58 को 2 पार्ट्स में बांट लो, तीर लगा ले। कोर्ट के सामने 2 प्रकार के ऐसी चीजें फैक्ट्स या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक वो जिनका जुडिशियल नोटिस खुद लेगी कोर्ट, सेक्शन 56-57, और दूसरे वो फैक्ट जो एडमिटेड हैं। बताओ जी, कोई फैक्ट एडमिटेड है क्या, प्रूव करने की जरूरत है?
एक घुमा के सवाल पूछता हूं, मैंने तुम्हारे अगेंस्ट केस कर दिया, मैं भर गया भाई बस, अब मेरे बहुत ज्यादा ग्रीवेंस है अब तुम्हारे अगेंस्ट में, ठीक है जी। कितने बच्चे हो तुम क्लास के अंदर? 10 बैठे हो, चलो ठीक है जी, अलॉन्ग विद ये गाइस। मैंने 10 क्लेम तुम्हारे खिलाफ कर दिए, ठीक है जी। उन 10 क्लेम में से 4 क्लेम आप लोगों ने एडमिट कर लिए, राइट, यानी उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट ही नहीं आया, राइट। बताओ क्या वो फैक्ट इन इश्यू बन पाएंगी? क्या बोलती है फैक्ट इन इश्यू की डेफिनेशन? किसी पार्टी के राइट, लायबिलिटी, एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट को रिजल्ट कर या एसेंस को किसी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मतलब क्या? जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसके हिसाब से रिलेवेंट करके बताओ। हाँ ये तो ठीक है, मैं जो सवाल पूछा उसके हिसाब से बताओ ना। क्लास की इज्जत मुझे था। सर जो क्लेम मान लिए गए हैं एडमिसिबल है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, और ना ही वो फैक्ट इन इश्यू है, क्योंकि फैक्ट इन इश्यू वो होते हैं जो किसी की मतलब पार्टी के राइट, लायबिलिटी की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस वगैरह को असर्ट या डिनाई करते हैं। बट वो जो क्लेम थे वो तो ऑलरेडी एडमिटेड ही है। यस, मैंने 10 फैक्ट आपसे सेट कर दिए, आपने सिर्फ 6 फैक्ट क्या करते हैं वो डिस्प्यूट किए, 4 आपने मान लिए। जो डिस्प्यूट ही नहीं है वो फैक्ट इन इश्यू कैसे बनेगा? सही बात। चलो जी, इतनी खुजली हो चुकी है ना आजकल के बच्चों को। तो फिर मेरी भी लड़ाई हुई। किसे? वो दो लड़का लड़की कॉरिडोर में इतनी जोर जोर की बोले जाते हैं, अरे थोड़ी धीरे बोल लो, फिर? अपना गेट ने बंद कर लो। कौन से कॉरिडोर? इंग्लिश वाले हैं। बहुत बहुत बुरा हाल हो चुका है, बहुत ज्यादा। पता नहीं कैसे घर से सीख जाते हैं, क्या मतलब क्या सोच के आते हैं शाम तक, भाई क्या करते हैं। प्रसाद मिलना बंद हो गया ना जब। चलो राइट, इसी रेफरेंस में सेक्शन पढ़वा रहा हूं, जरा पढ़ते हैं। 58 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स, एनी प्रोसीडिंग, क्रिमिनल, सिविल। चलो, द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट्स, अब वो चाहे एडमिशन पार्टी से आए या उनके एजेंट से आए, चलो जी, एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, चलो जी हम मान लेते हैं आपकी बात, सही है जी। और विच बिफोर द हियरिंग दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग, या तो कोर्ट में मान लिया है या फिर कोर्ट के बाहर मान लिया है आपने, चलो जी। बाय राइटिंग अंडर देयर हैंड्स, बिल्कुल सही बात है जी, बाहर कंप्रोमाइज लिखवा लिया उन्होंने आपस में बैठ के खुद ही, राइट, कोर्ट के बाहर एडीआर, ठीक है जी। और विच बाय एनी रूल ऑफ प्लीडिंग
in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings, या फिर एडमिशन वो वाले जो बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं रूल ऑफ प्लीडिंग्स के थ्रू। ये कल परसों ही मैं रेफरेंस आपको एक एग्जांपल करवा रहा था। अब बेसिकली क्या है, तीन हिसाब से एडमिशन आ रहे हैं, तीन हिसाब से जो एडमिशन हो रहे हैं उनकी बात हो रही है। ध्यान से समझ लो, फटाफट करा दो। वो वाले एडमिशन जो किसी भी प्रोसीडिंग्स में बिफोर कोर्ट, इन कोर्ट और बाय डिफॉल्ट हुए, कोर्ट के अंदर ही कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है इन कोर्ट एग्रीमेंट, कोर्ट के बाहर जो है पंचायत बिठा के, ठीक है जी। और बाय डिफॉल्ट मैंने आपको सीपीसी में कल ही उदाहरण करवाया था शायद, प्लेंटिफ प्लेंट डालेगा, डिफेंडेंट उसका रिटर्न स्टेटमेंट डालेगा और एक एक फैक्ट ऑफ प्लेंट पकड़ पकड़ के डिनाई करेगा। इवेसिव डिनाइल नहीं होता सिविल केस के अंदर, स्पेसिफिक डिनाइल होता है। और अगर एक भी फैक्ट स्पेसिफिक डिनाइल से छूट गया, इसका मतलब वो फैक्ट एडमिटेड मान लिया। ठीक है, हुआ क्या, प्लेंट डाल दी 20 पेज की और एडवोकेट ऐसा था ज्यादा मेहनत कर नहीं सकता था। अब उसने क्या किया, इवेसिव डिनाइल। मैंने बहुत देखे इवेसिव डिनाइल करने वाले एडवोकेट, ऐसी तैसी करवा देते हैं अपने क्लाइंट को। पैरा 8 इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड डिनाइड, कुछ नहीं, बस इसके बाद ऐसे नहीं होगा। एक एक लाइन पकड़ के, एक एक सेंटेंस पकड़ के, द फैक्ट ऑफ द प्लेंट दैट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड डिनाइड, फिर फुल स्टॉप लगा के इन फैक्ट द प्लेंटिफ, फिर वो बताएंगे, फिर उसको रिबट भी करेंगे। सिर्फ इतना डिनाइन करने से भी काम नहीं चलेगा, राइट। उसके अगेंस्ट में फैक्ट भी बताओगे आप, जी जनाब सच्चाई ये है, ठीक है जी। डिफेंडेंट के एडवोकेट ने यही नहीं किया, आपके एडवोकेट ने प्लेंटिफ में, राइट। और इस वाले थर्ड वाले एग्जांपल में तो 10 के 10 मेरे क्लेम एडमिट हो चुके हैं, ठीक है जी। एडमिशन आ गया, कैसे आए, लो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एडमिशन आ गया। अब मैं क्यों प्रूव करूंगा भाई, एडमिट हो चुका है जनाब, डिस्प्यूट ही नहीं है, ये तो एडमिट कर लिया दूसरी पार्टी ने। जब कोई फैक्ट एडमिट हो ही चुका है तो खाम का प्रूव करवा के कोर्ट का टाइम वेस्ट करना है क्या, अपनी जजमेंट करना है। हाँ जी, नंबर पे क्या लिखा है सर? बाय डिफॉल्ट ऑफलाइन ज्वाइन करो जल्दी से। सही बात, आगे बढ़ रहा हूं सेक्शन ऑफ, दे आर डीम्ड टू हैव बीन एडमिटेड बाय देयर प्लीडिंग्स, और ऊपर क्या लिखा है, नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड। मुबारक हो, केस हार गए आप। Provided that the court may in its discretion require the fact admitted to be proved otherwise than by such admission। देखो जी, फिर भी कोर्ट की मर्जी है। इन तीनों एडमिशन में किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर यदि कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो रही इस तरीके के एडमिशन से, तो कोर्ट अदरवाइज देन दिस एडमिशन इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए बोल सकती है। यानी मेरे अरमान जो पनप रहे हैं कि भैया सारे के सारे फैक्ट मेरे तो एडमिट हो गए और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। एक मिनट समझा, इसको कंप्लीट कर दो। बेसिकली क्या हुआ, क्या कर रहा हूं, हाँ
मैं खुश हो रहा हूं, लेकिन अगर कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है, कोर्ट के माइंड में बात नहीं बैठ रही है, तो कोर्ट आप लोगों को मौका दे सकती है। कैसे? क्या बोलकर? मेरे को क्या बोलकर कि भैया नो एडमिशन नहीं है, आप प्रूव कीजिए जी, कोई एडमिशन नहीं, आप अदरवाइज देन दिस एडमिशन प्रूव कीजिए आप किसी केस, राइट? दिखाओ, बड़ा तो नहीं है एग्जांपल, अगर बड़ा है तो फिर मैं बताऊंगा। कुछ छोटा सा है, एक बता तो एक जो मैंने से मार्क करा ना उसके नीचे वाले में इफ द पार्टी विल प्रोसीड इन रिजल्ट, नहीं नहीं सर, इस नीचे वाले में लिखना है पूरा पैराग्राफ, प्रोनोट वाला A to D वाला। कौन सा? सर ये वाला, एक सेकंड में समझ आ रहा A party sued against B for ₹1000 on the basis of pronote, ठीक है जी। B admits to have borrowed the debt but pleads the payment debt. In this case, A need not to prove that the execution of the pronote as that has been admitted by B. बिल्कुल सही बात है जी। अब क्या किया मैंने, आपके अगेंस्ट 1000 रुपए का दावा डाल दिया रिकवरी का। कैसे जी? ये प्रोनोट के थ्रू गया था, आपने एडमिट कर लिया, हाँ भी गया तो था, बट वो तो उधार था, मान लिया आपने, मेरा केस प्रूव, आपने एडमिट कर लिया। मैंने कौन सा केस डाला था? रिकवरी का डाला था ना, नोट का, आपने मान लिया कि हाँ उधार लिया था जी मैंने, और क्या चाहिए मुझे, राइट? चैप्टर 4 सही बात। 59 करवा चुका हूं, 60 करवा चुका हूं, बोला करो 60 का सेकंड प्रोवाइजर नहीं करता। सेक्शन 59 में क्या है, फटाफट बताओ। किन सेक्शंस के साथ करवाया था? और सेक्शन नहीं 59 करवाया 22A और 59, 60, 91, 92 जी। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। तो हियरसे का तो अलग है, हियरसे का सवाल अलग है। बदली ये किस चीज के बारे में पढ़ाया था? एक सवाल और पूछ लो फिर। सेक्शन 59 किस लिए पढ़ाया था? कौन सा रूल है इस सेक्शन 59 के अंदर? कोई भी जो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है उसको प्रूव करने के लिए अगर आप खुद ही अपना एविडेंस देते हो, ओरल एविडेंस देते हो। हाँ, ओरल एविडेंस। ये कौन सा रूल है? बेसिक 3 प्रिंसिपल में जाओ, जाओ निकालो कुछ तो। सर कोई भी हम जैसे हमने चीज देखी है और हमने हम बेस्ट एविडेंस का रूल, बेस्ट एविडेंस का, यानी अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट में कोई कंटेंट लिखा हो, वो कंटेंट प्रूव करने हैं तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ दोगे आप। बेस्ट एविडेंस कौन सा है, ओरल या डॉक्यूमेंट इटसेल्फ? और कहीं पर ओरल एविडेंस देना पड़ जाए तो सेक्शन 60 भी बेस्ट एविडेंस का रूल है, क्या कि वो डायरेक्ट होना चाहिए, इसलिए सेक्शन 60 पढ़ाया था। सेक्शन 60 का प्रोवाइजो फर्स्ट हियरसे का एक्सेप्शन है, जो पढ़वा चुका हूं, यानी फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर ये जो ओरल एविडेंस है ये डायरेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, राइट? आगे आ जाओ। Provided also that if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection। बिल्कुल सही बात है जी। किसकी बात हो रही है? मटीरियल थिंग। क्या होती है मटीरियल थिंग? ये तो जनरल वर्ड है। मटीरियल क्या होता है? मटीरियल लाइक हाँ, वेपन या कुछ यस, कोई भौतिक चीज, थिंग लिखा है, भौतिक वस्तु कोई। एक एविडेंस बुला लिया, ओरल एविडेंस, अब कोर्ट के अंदर वो बयान दे रहा है, जनाब इतनी बड़ी बंदूक थी उसके पास, राइट?
अब जज साहब पूछे भाई तोप थी क्या थी, बड़ी बंदूक क्या होती है, कुछ तो बताओ उसके बारे में। जनाब उसने तो ऐसे कंधे पे लगाई, ठीक है जी, और वो धड़ 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 गोलियां निकलनी शुरू होगी उसमें से तो, और आगे लोगों की लाश गिरनी शुरू होगी। इतना बंदूक के नीचे इतना मोटा मटका लगाया हुआ था उसने, उसमें से यूं घूम रहा था। नहीं आ रहा समझ में डॉक्टर साहब कह रहा हूं, जज साहब के, तो जज साहब के पास पावर है भाई, प्रोड्यूस करो हथियार, मटेरियल थिंग है, वो प्रूव करवा सकते हैं, करवाओ सिर्फ। राइट, सेक्शन 61 भी करा चुका हूं, चैप्टर 5। अब ऐसे तगड़े पंजे में फंसोगे तुम, ठीक है। अगर अपने फ्यूचर के लिए डेडिकेशन, आज रात को नींद नहीं आएगी, गारंटेड नहीं आएगी। सपने में पिताजी दिखेंगे आज, चैप्टर 5 वाले, पर पूछनी है, बायोलॉजिकल की बात नहीं कर रहा हूं, बुरा मत मानना। एक पिताजी है सुना, जेल में भी है, आ गया बस, तो फिर बच के रहना। पेरोल की भी जरूरत है क्या उसको? सर अच्छा 20 साल के पेरोल पर इतनी जल्दी आदमी आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। 7 साल तक तो मारी आते हैं, नहीं नहीं आप क्यों नहीं जाते? ना ना सर, मर्डर और इन सब ये मनु शर्मा हमेशा पैरोल पे रहा, संजय दत्त पैरोल पे रहा हमेशा। 7 साल बाद ये स्टार्टिंग में कहाँ था, ये तो बिल्कुल इस पे आया था 48 घंटे की, बाद में रहा है। इनके पास जमीन इतने ही रोज बोला जाता है उसको, प्रॉपर्टी तो बोलते इसी डिफेंस पे ये बाहर आया। जज्जर का ही बताओ मनो, जज्जर से चलो आगे। 61 प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सीधी सी बात है भाई साहब, बताओ किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है, कंटेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब कागज नहीं है, कौन सा कागज है, सफेदे का कागज है, किक्कर का कागज है, ये नहीं, उस डॉक्यूमेंट पे लिखा क्या है, यानी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की अगर प्रूव करने हैं तो बताओ कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सा एविडेंस दिया जा सकता है, बताओ। यस, व्हाट इज प्राइमरी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, यस। सेकेंडरी, हाँ ओरिजिनल। सेकेंडरी फोटो स्टेट, किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ये बेस्ट एविडेंस का रूल नहीं नो। ये तो बोल रहे हैं किसी चीज से भी प्रूव करो आप, इसके साथ में सेक्शन 64 पढ़ोगे। चलो फॉलो सेक्शन 64। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केस hereinafter mentioned under section 65। यह है बेस्ट एविडेंस का रूल। अगर डॉक्यूमेंट आपने प्रूव करना है तो इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस फर्स्टली ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल लगाओ, फोटो कॉपी के चक्कर में मत घूमो। जैसे सर हम चेक करते हैं फोटो कॉपी नहीं लगती, 138 हमेशा ओरिजिनल चेक ही लगता है, जो चेक बाउंसिंग होता है। यहीं से एक रूल निकलेगा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जिबिट लगाने का और मार्क लगाने का। कभी गए हो एविडेंस एग्जिबिट कराने, लगाते हैं मार्किंग, किन डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्क लगता है, मार्क ए, मार्क बी, मार्क सी, किन के ऊपर एग्जिबिट का नंबर लगता है, कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, इसी से ही निकलेगा। एग्जिबिट क्या है और मार्क क्या है, जो नए बच्चे उनको पता चलेगा इसी चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और दिमाग की पत्तियां खोल लेना, सही, जो दिमाग में दही लेके घूमते रहते हो, ठीक है ना। आज उसमें काली मिर्च डाल दूंगा मैं, राइट। चलो, प्राइवेट मास्टर से क्या क्या करवा रहे हो तुम। 62 व्हाट इज अ प्राइमरी एविडेंस। देखो जी, इन जनरल
Primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court. Produced for the inspection of the court. कहाँ और लिखा था? कुछ याद आ रहा है? एविडेंस की डेफिनेशन में कहाँ पर? एविडेंस की डेफिनेशन में कहाँ? दो पार्ट है एविडेंस की डेफिनेशन के। डॉक्यूमेंट। What is a documentary evidence? The document whatsoever produced before the court for the inspection. एक रूल और बता देता हूँ प्रैक्टिस के हिसाब से ताकि कंफ्यूज ना हो, जिसका लिंक मिल जाएगा एक्सपर्ट। क्या लिखा होता है? फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। कोई भी डॉक्यूमेंट आप दोगे कोर्ट के अंदर, राइट, आप उसको क्लेम करो इट इज ओरिजिनल, सबसे पहले इंस्पेक्ट होगा वो, वेदर इट इज ओरिजिनल। यही रूल है। सपोज करो आपने कोई कागज कुगज नहीं दिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दे दिया, सीडी दे दी, आपने पेन ड्राइव दे दिया, ठीक है जी, डीवीडी, राइट। इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट के लिए जाएगा, सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कहीं ये डॉक्टर्ड तो नहीं है। एक्सपर्ट में कर लेना फिर उसको रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक के साथ में 65B का सर्टिफिकेट भी प्लस एक्सपर्ट भी। डॉक्यूमेंट हो। मतलब सवाल क्या? सवाल कंप्लीट करो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो एविडेंस होते हैं कि भैया ऐसे बना एविडेंस, ये तो डॉक्टर का वो है ना, एक्सपर्ट। हाँ बताओ जी, सवाल आया है पोस्टमार्टम हुआ है और डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई है, बताओ कहाँ रिलेवेंट है? सर 45 साइंस क्या पूछा सर? क्वेश्चन बता दो। डॉक्टर का पूछा ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहाँ रिलेवेंट है? फोरेंसिक नहीं, फोरेंसिक लैब चीज। ये जो सर वो स्किल्ड वाला था 47 की बस, और कहीं भी नहीं, 45 बस और कहीं भी नहीं क्या? बस भूल गए। सर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स में तो होगा सेक्शन 9 सिर्फ आइडेंटिटी है उसमें। और भी कहीं तो रिलेवेंट हो रहा है। सेक्शन 35 और बहुत जगह रिलेवेंट होगा। फिक्स हो गए है ना। सीआरपीसी भी लास्ट कंप्लीट होते होते फिक्स हो गए, पूरी मेहनत फिक्सिंग में बिता दी। जितनी जगह रिलेवेंट है उतनी जगह रिलेवेंट कर बोलो ना कोर्ट को। इट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 45, इट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 9 बिकॉज इट इज स्पॉट एंड रिबट। ठीक है जी, टाइम बता रहा है, प्लेस बता रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा ना कि 5 दिन पहले मरा था। कॉज इफेक्ट बता रहा है, सेक्शन 7 में आ गया, रिलेवेंट हो गया। सेक्शन 35 में स्टेटमेंट है, ये पब्लिक रिकॉर्ड है। पब्लिक रिकॉर्ड नहीं, पब्लिक ऑफिस के अंदर ये सिविल सर्जन क्या होता है जो पोस्टमार्टम करते हैं, पब्लिक ऑफिसर होता है, उसने बनाई है। आपके लिए तो अच्छा है जितने सेक्शन में रिलेवेंट हो आपका एविडेंस, फिक्स मत हो इसके लिए। आओ जी, इन जनरल व्हाट इज अ प्राइमरी एविडेंस? डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल या फिर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, जिसको इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया गया। चलो जी, एक्सप्लेनेशन 1,
where a document is executed in several parts. Underline. जब कोई डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट भी समझ लो जरा। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और साइन कर दिया, साइन करते ही वो एग्जीक्यूट हो चुका है। एडमिशन डीड बनवाता हूं मैं, चलो ठीक है भाई, तुम पढ़ोगे रोज रिवाइज करोगे, ठीक है ना, वही बात जो तुम नहीं करते, और तुम नीचे साइन करके दे दोगे और मैं बोलूंगा भैया एग्जीक्यूट करके दिया, तुमने डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा भैया, ठीक है जी। चलो, several parts, each part is a primary evidence of the document. अभी तक क्या बताया कि the document itself, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट itself, ये बताया था अभी तक। चलो जी, बिल्कुल सही बात है। अब जरा सेवरल पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं। व्हाट इज ए सेवरल पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट? हम 10-12 बंदे, ठीक है जी, हम कौन है, हम पार्टनर्स हैं, बहुत बड़ी पार्टनरशिप फर्म पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, सही बात है। या फिर सपोज करो हम ये पूरा मॉल खरीद रहे हैं, परचेज डीड कर रहे हैं, राइट, पैसा हम इकट्ठा मिला रहे हैं, हमारे नाम पे चढ़ेंगी अब दुकानें दुकानें जो कुछ भी है, सही है, रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे हम, ठीक है जी। अब रजिस्ट्रेशन डीड बनेगी, ये जो परचेज डीड है बनेगी, ये रजिस्टर्ड होगी, ये कितने पार्ट्स में बनेगी? 12 पार्ट्स। 12 पार्ट्स में, 12 नहीं 13, एक एक हमारी और एक रजिस्ट्रार की ऑफिस की। डॉक्यूमेंट एक ही है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट एक ही है, बस पार्ट्स में बना हुआ है ना। सेम डॉक्यूमेंट जो मेरे पास है, सेम सब आपके पास है, वो सेम, वो जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में रखा हो सेम है, वो सारे के सारे ओरिजिनल हैं, फोटोकॉपी नहीं कह रहा मैं, ये ओरिजिनल बनेंगे, हर एक एग्जीक्यूट होगा। सपोज करो इस एग्रीमेंट, ये जो हमने जो सेल परचेज डीड का जो हमने डीड बनाई है, इसमें 40-50 पेज हैं, हम जितने सारे बंदे हैं, हमने 40-50 पेजों के हर पेज के ऊपर साइन करना है, और कितनी 13 कॉपीज के ऊपर, ये जो डुप्लीकेट में बन रही है, राइट। ओरिजिनल है डॉक्यूमेंट, ध्यान रखना, बट सेवरल पार्ट्स में है, तो एक दूसरे के जो कंटेंट्स लिखा हो, सपोज करो मेरे पास जो सेल डीड है, परचेज डीड है, उसमें कंटेंट्स लिखा हो, अगर वो प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करना है, आप कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है, आप वो कोर्ट में दे सकते हो। क्या बोलोगे, जनाब ये सेवरल पार्ट में डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था और एग्जीक्यूट हुआ था, वो कॉपी जो डिपेंडेंट के पास है वो दे नहीं रहा है, तो आप ये ले लो। जैसे आप बोलोगे सेवरल पार्ट में बना है, तो अब जज साहब क्या बोलेंगे, ठीक है भाई प्राइमरी एविडेंस दे दे, एज ए सेकेंडरी एविडेंस नहीं जाएगा वो, एज ए प्राइमरी एविडेंस जाएगा। प्रूव कर सकते हो ना, आपके डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट लिखे हुए सेम टू सेम मेरे में लिखे हुए हैं, प्रूव कर सकते हो, उसको प्रूव करने पड़ेंगे, सवाल बनेगा, राइट। तो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया वो प्राइमरी एविडेंस है अगेंस्ट द कंटेंट रिटन इन माय डॉक्यूमेंट, समझ गए, हाँ ना, सही। थोड़ा इजी करवाऊं एग्जांपल, इजी करवाऊं, बता दिया तो 4 पार्टनर, ठीक है जी, 4 पार्टनरशिप फर्म बनानी उन्होंने, पी फर्म, समझ गए, पी का मतलब ये रजिस्टर करवानी है उन्होंने, पार्टनरशिप डीड बनेगी, अब लिख दो डीड, तो 4 पार्टनरशिप डीड बनेगी, सेम, सेम है, ठीक है ना। पार्टनरशिप क्या नाम है, ABCD, ये वाली कॉपी एग्जीक्यूटेड है, रजिस्टर्ड हो चुके, ये वाली कॉपी ए के पास है, ठीक है जी।
ये वाली कॉपी बी के पास, ये सी डी के पास है। अब ये डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट्स लिखे होंगे, है ना। इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट यदि प्रूव करने पड़ जाए कभी, और ये वाला डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो, बी अपना डॉक्यूमेंट लगा दे, तो वो डॉक्यूमेंट कैसा रहेगा? प्राइमरी एविडेंस, क्योंकि ये सेम प्रकार का डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट्स में बना और एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है ना। इसके ऊपर ए के भी साइन है, बी के भी साइन है, सी के भी साइन है, डी के भी साइन है, सेम ABCD, सेम ABCD, सेम ABCD। सही, अभी ठीक। सेवरल पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स नहीं है, ध्यान रखना। सेवरल है, डिफरेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट सेम है, कंटेंट सबके सेम है, सेम। ओरिजिनली 4 भागों में। यस, चलो अब नाउ बी रेडी। वेयर अ डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन 1 का सेकंड पार्ट करवा रहा हूं। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही थी? इन सेवरल पार्ट्स। ये कैसे हो रहा है? इन काउंटर पार्ट। Being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it. अगर कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में साइन हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, साइन हुए हैं मतलब, राइट, तो जिस बंदे ने वो काउंटर पार्ट का डॉक्यूमेंट साइन किया है, उस बंदे के अगेंस्ट में उसका साइंड डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस रहेगा। सर ये वाली लाइन बिल्कुल ऐसी है, दोबारा बोलो। ओपन सेक्शन 63 क्लोज 4। Counterparts of documents as against the parties who did not execute them. जिस पार्टी ने वो काउंटर पार्ट का डॉक्यूमेंट जो है साइन कर दिया, उसके अगेंस्ट में वो डॉक्यूमेंट उसी का ही साइन किया हुआ प्राइमरी एविडेंस रहेगा, और दूसरे के अगेंस्ट में जिसने वो साइन नहीं किया उसके अगेंस्ट में सेकेंडरी रहेगा। वाई सेक्शन 63(4). सेम चीज बता रहे हैं। बताओ, अपने पीएम की लास्ट फॉरेन विजिट कब हुई? ये तो यूएस वाली हुई थी। यूएस वाली? चलो यूएस चलते हैं, चले, हम भी क्रू के मेंबर होंगे। लीगल एक्सपर्ट, कैमरा एक्सपर्ट, स्ट्रेटजी एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट गए हुए, है ना। अब तो पूरा पूरा कोरम चलता है। पहले क्या, सिर्फ 2 बंदे जाते थे, पीएम जाए ना जाए 2 बंदे जरूर जाते थे, ठीक है जी, और बाकी सब के सब मीडिया वाले, फोटो खिंचवाना, बस आ जाओ। आजकल देखा पूरा एक बड़ा टेबल होता है, कितने बंदे बैठे होते हैं, राइट, मीटिंग चल रही है। देखे कभी फोटो खिंचवाते हुए ऐसे, एक फाइल एक आदमी के हाथ में, अपने पीएम के हाथ में, दूसरी फाइल बाइडेन के हाथ में, ठीक है जी, अब वो फाइल एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। ये होता है डॉक्यूमेंट इन काउंटर पार्ट। क्या करते हैं? मसौदे तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं, कुछ इंडिया की तरफ से ऑफर जाएगा कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे, आप हमारे लिए ये करो, राइट। बैठते हैं, जब एक दूसरे की बात समझ में आ जाती है, तो जो उन्होंने करना है वो लिख के साइन कर देंगे, जो हमने उनके लिए करना है हम लिख के साइन कर देंगे। वाया पीएम मोदी। सही बात है। तो काउंटर पार्ट में अब डॉक्यूमेंट बना रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, देखना जरा। ये लो, ये डॉक्यूमेंट है, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर, चलो मोदी लिख दिया मैंने, राइट, साइन हो गए मोदी की। यूएस की विजिट कर रहे हैं, तो फिर ये लो जी, बाइडेन। और वाई काउंटर पार्ट, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इधर देना है, बाइडेन ने यहां देना है, हमको पीएम को देना है, आपने मोदी को देना है, और मोदी ने अपना डॉक्यूमेंट बाइडेन को देना है। इसलिए काउंटर पार्ट्स, डॉक्यूमेंट सेम है, अगेन सेवरल पार्ट्स एंड काउंटर पार्ट्स।
अलग डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट एक ही है। ठीक है जी। वही प्रोजेक्ट क्या है, हम आपके लिए क्या करेंगे, वो आपके लिए क्या करेंगे। एक डॉक्यूमेंट बाइडेन ने साइन किया है, एक डॉक्यूमेंट मोदी ने साइन किया है। या फिर चलो मैं अभी कंफ्यूज नहीं करता हूं, हम आपके लिए क्या करेंगे, ये हमने साइन करके बाइडेन को दे दिया, और बाइडेन हमारे लिए क्या क्या करेगा, उसने साइन करके हमको दे दिया। सही, ठीक, मुंडी लाओ, चलो हो गया। अब एक्सप्लेनेशन 1 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, एग्जीक्यूट हो गया, देखो एग्जीक्यूट है, साइन करते एग्जीक्यूट हो गया, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है जी। अब जो डॉक्यूमेंट जिसने एग्जीक्यूट किया है, वो डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट में प्राइमरी एविडेंस होगा। सर ये लाइन बोलना दोबारा। जो डॉक्यूमेंट, काउंटर डॉक्यूमेंट जिसने एग्जीक्यूट किया, जिसने साइन किया है, उसके अगेंस्ट में वो प्राइमरी एविडेंस होगा, और वाइस वर्सा पार्टी के अगेंस्ट में वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। अब हुआ क्या, फोटोज खिंचवा लिए, मोदी ने साइन करके डॉक्यूमेंट बाइडेन को दे दिया, बाइडेन ने साइन करके डॉक्यूमेंट मोदी को दे दिया, कर दो एक्सचेंज, राइट। चलो ये है इंडिया, ये है यूएसए, एक्सचेंज कर दूं अब, लो जी, हमारे पास बाइडेन का साइन किया हुआ आ गया, इनके पास मोदी के साइन किया हुआ आ गया, हो गया एक्सचेंज, बन गया काउंटर पार्ट। अब क्या हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूएसए पहुंच गया, भारत ने ये नहीं किया, भारत ने वो नहीं किया, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जिद्दी सा देश है ना, थोड़ा जिद करने वाले बच्चे देखें, है ना, सबसे जिद करने वाला वो यूएसए होता है, राइट। ये नहीं किया, ये नहीं किया, अब देख लेगा, अब वो देखने चला गया। ठीक है जी। यूएसए वर्सेस इंडिया केस चल गया। अब यूएसए के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएगा, इंडिया वाला लगाएगा, डॉक्यूमेंट लगा दिया इंडिया के खिलाफ, अगेंस्ट मोदी, अगेंस्ट इंडिया। बताओ ये डॉक्यूमेंट प्राइमरी रहेगा या सेकेंडरी? यस, एब्सोल्युटली। और खुद के अगेंस्ट में सेकेंडरी, सही बात भाई, एक ही डॉक्यूमेंट 63(4। चलो और डिटेल से करवाओ। अब ध्यान रखना, जब ये फाइलें एक्सचेंज होगी, ये फाइलें डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट में बनती हैं। मोदी के सेम फाइलों पे 3 से 4 फाइलों पे साइन होते हैं, बाइडेन के सेम डॉक्यूमेंट के ऊपर 3 से 4 फाइलों के ऊपर साइन होते हैं। उसमें से एक फाइल काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट बन जाता है, बाकी वो सारी की सारी अपने पास रखेंगे। यानी खुद की साइन की हुई डॉक्यूमेंट रखी हुई है, राइट। ठीक बात। अगर बाइडेन अपनी ही साइन की हुई कॉपी लगा दे तो फिर इंडिया के अगेंस्ट में, मोदी के अगेंस्ट में। अगर बाइडेन खुद की साइन करी हुई, यही केस चल रहा है यूएसए वर्सेस इंडिया, बाइडेन खुद की साइन की हुई डॉक्यूमेंट को लगा देता है एविडेंस में, ये एविडेंस प्राइमरी रहेगा या सेकेंडरी रहेगा? ओनली सेकेंडरी। चलो इंडिया के अगेंस्ट में, चलो बाइफरकेट करते हो। बताओ जी, इंडिया के अगेंस्ट में बाइडेन ने अपनी साइन की हुई कॉपी लगा दी, सेकेंडरी। इंडिया के अगेंस्ट में मोदी की साइन की हुई डॉक्यूमेंट लगा दी, राइट। सेम हियर, अब मोदी ने भी डिफेंस लेना है, ठीक है जी, उसने क्या करा, अपनी साइन की हुई डॉक्यूमेंट लगा दी। जनाब ये था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, अमेरिका तो झूठ बोल रहा है, इसने टेम्पर्ड कर दिया है डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है देखो। इसलिए तो काउंटर पार्ट में बनवाए जाते हैं ताकि सामने वाला गड़बड़ ना कर सके। मोदी ने खुद की ही साइन की हुई फाइल लगा दी, डॉक्यूमेंट लगा दिया प्राइमरी, बाइडेन का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट लगा दिया सेकंड, कैसे सेकेंडरी प्राइमरी? मोदी के अगेंस्ट में, मोदी के अगेंस्ट में
सेकेंडरी। अब अगेन अगर वो फाइल सेम, क्योंकि एक ही केस में गई है, किसी के अगेंस्ट में जाएगी, किसी के फेवर में जाएगी। बाइडेन की फाइल की साइन की हुई फाइल लगा दी है मोदी ने अपने अगेंस्ट में सेकेंडरी, बाइडेन के अगेंस्ट में प्राइमरी। सिंपल। किसको नहीं समझ में आया, क्योंकि फिर अब दिमाग और घूमेगा। सेक्शन 62 सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 ऑलवेज रीड विद सेक्शन 63 क्लोज 4। अगर एक साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर भैया बहस चली जाएगी पानी में। सही समझ गए? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं समझ में आया? हाँ जी, ये तब बैटरी स्लो। ये दोबारा बता दो कि हाँ जी सर जो ये लास्ट में करा वो दोबारा बता दो कि उसका जो बाइडेन ने दिया है और मोदी ने वो लगा दिया, तो वो सेकेंडरी कैसे हुआ? वो उसके लिए प्राइमरी हुआ ना सर? उसका जो मोदी ने दिया है, जो बाइडेन ने, क्या मुझे समझ में आया? एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन क्या है? सर जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी बताया आपने, ये दोबारा बता दो। देखो, जिस बंदे ने साइन किया है, अगर उसके अगेंस्ट में उसी बंदे के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट यूज करे जा रहे हैं तो ये प्राइमरी एविडेंस रहेंगे, राइट? अगर उस बंदे ने वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं करे और उसके अगेंस्ट में हम यूज कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी रहेंगे। सिंपल। बस कंडीशन क्या है कि ये काउंटर पार्ट्स के डॉक्यूमेंट है, ये इन जनरल नहीं है, काउंटर पार्ट का डॉक्यूमेंट है। अब ये पार्टनरशिप की डीड बनाई हमने 4 जोड़ी, ठीक है जी। सर जैसे हमारे कोर्ट में 2 सर्टिफाइड, हाँ जैसे फोटो स्टेट हो गया और हाँ, उसका सर्टिफाइड लिखा जाता है, तो ये कौन सा होगा? ये सर्टिफाइड आएगा अभी तो हम प्राइमरी निपटा रहे हैं, फिर सेकेंडरी निपटाऊंगा, सेकेंडरी के अंदर आएंगे। सर बस आज तो नहीं कराऊंगा, सेक्शन 62 कंप्लीट कर लो इसको ताकि घर पे होमवर्क मिल जाए, पढ़ना घर पे दिमाग घूमेगा। जो बच्चा नहीं करे, ध्यान रखना इस पार्ट में से, ये जो सेकेंडरी सेकेंडरी है, इसमें मेज में भी और पिट्टी में भी क्वेश्चन नहीं सारे आते हैं, इलस्ट्रेशन युग के यूं आते हैं, कर लेना इसको संभाल के। अब वो वाला पोर्शन चल पड़ा है जो मेंस के हिसाब से मान लिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है पिट्टी के लिए। 20-20 में से क्वेश्चन आएंगे मेंस के, ज्यादा नहीं है, राइट? चलो जरा कंप्लीट करते हैं इसको। आओ एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 62 where a number of documents are all made by one uniform process। नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे मेड निर्मित हैं एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से, चाहे वो कोई भी हो, इनकेस प्रिंटिंग हो, लिथोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, ठीक है जी, कोई भी हो, ठीक बात समझ गए? चलो जी। ईच इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। हर एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट का कंटेंट्स के अगेंस्ट में प्राइमरी एविडेंस रहेगा। बट परंतु वेयर देयर आर ऑल कॉपीज ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल, और अगर ये किसी कॉमन ओरिजिनल की कॉपी है तो दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल, तो ये उस ओरिजिनल कॉपी की प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगे, नहीं आएगी। समझो जरा, समझो, अब जरा समझो। सवाल पूछूंगा मैं, फिर आपने ये लैंग्वेज दोबारा से पढ़नी है और मेरे को हल करना है। अब मैंने वीएल की प्रमोशन करनी है, विद इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ की, ठीक है ना? मैं पैम्फलेट छपवाता हूं, ठीक है जी। मैंने क्या करा, मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं खुद पे भी घर पे भी थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ, ठीक है, बट थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं। मैंने घर पे एक मास्टर कॉपी बना ली, ठीक है जी, या फिर ये जो डिजाइन करते हैं ऐसा मैंने बंदा हायर कर दिया और एक मास्टर कॉपी में मेरे सिस्टम में तू बना जा, मेरे को जो चेंज करना हो मैं अपने हिसाब से चेंज कर दूंगा। मैंने चेंज कर दिया और सेट कर दिया कि हाँ मैं इसको छपवाऊंगा, राइट? एक मास्टर कॉपी मेरे लैपटॉप के अंदर है,
मैंने वो, उसने बोला कि भी इसकी ना फाइल बना के ना आप पीडीएफ बिल्कुल हाई, उसके अंदर क्या होता है ये पिक्सल के अंदर, ठीक है, मेरे को भेज दो। मैंने भेज दी जो भी मोड बनवाया, और मैंने 10,000 पैम्पलेट छपवा दिए। पैम्पलेट समझते हो ना, ये 10,000 पैम्पलेट्स है। उन पैम्पलेट्स के अंदर क्या लिखा होगा, अंदर क्या लिखा है इनके अंदर, क्या कंटेंट, यस कंटेंट्स ही बोलेंगे इनको, सामग्री इनके अंदर कंटेंट्स। अब दो हिसाब से सवाल है, जैसे एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर लिखा उसी हिसाब से। जब इस पैम्फलेट के अंदर का जो कंटेंट है, जब इसको प्रूव करने की बात आएगी, और मैं यदि ये वाले डॉक्यूमेंट लगा देता हूं, दूसरा पैम्फलेट लगा देता हूं, तो वो इसके अगेंस्ट में प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। लेकिन अगर जब ये सारे के सारे किसी कॉमन ओरिजिनल से हैं, तो इनमें से कोई भी, इन पैम्फलेट्स में से कोई भी, ये जो कॉमन ओरिजिनल है जिससे सारी की सारी प्रिंट हुई है, इसके अगेंस्ट में कोई भी प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कंटेंट्स लिखे हैं। यानी पैम्फलेट से अगर मैं ओरिजिनल मास्टर कॉपी के कंटेंट्स के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट देना चाहूं, एविडेंस देना चाहूं, तो ये प्राइमरी नहीं होगा। लेकिन एक पैम्फलेट के अगेंस्ट में दूसरे पैम्फलेट को मैं यदि दूंगा कोर्ट में, तो ये प्राइमरी एविडेंस होगा। सर समझ नहीं आया, जैसे हमारे पास एक सेल डीड है जो ओरिजिनल है, हाँ ठीक है, उसकी हमने फोटो स्टेट करवा दी, तो जो फोटो स्टेट जो नंबर्स लिखा है, नंबर्स ऑफ, क्या लिखा है शुरुआत में पढ़ो जरा, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एक कॉपी की बात नहीं है, नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। सर जैसे एक रजिस्ट्री है, हाँ। इमाम भाषण का, हमने उसकी 10 रजिस्ट्रियां बनवा दी, हाँ फोटो स्टेट, हाँ। सिर्फ फोटो स्टेट, हाँ जी, तो वो अगेंस्ट में जो ओरिजिनल होगी उसको वो नहीं करेगी, उसके लिए प्राइमरी एविडेंस नहीं है। आपने वो एक ही से ही बनवाई, एक ही फोटो सेट की कॉपी को फोटो सेट की दुकान पे दे दिया, उसने 10-10 छाप दी, हाँ। ठीक है जी। ये जो फोटो स्टेट है 10, जब एक फोटो स्टेट को प्रूव करने की बात आएगी